हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत और आज आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा कि अगर आप भी कनाडा का परमानेंट रेसिडेंसी यानी कि पीआर वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड है तो किस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। तो एक्सप्रेस एंट्री स्टेप बाय स्टेप पूरी मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ और आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी रियल कैनेडियन लाइफ और मेरे फेसबुक आईडी रियल कैनेडियन लाइफ को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले पीआर लेने के लिए कनाडा में जो सबसे पॉपुलर जो स्ट्रीम चल रहा है उसका नाम है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए आपको 100 में से 67 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन से पॉइंट्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है ये आप देख सकते हैं। इसमें आपकी एज होती है, आपका इंग्लिश का स्कोर होता है, उसमें आपका आईएल्स आ गया, उसके अलावा आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो होता है, आपकी बैचलर्स या फिर मास्टर्स और पीएचडी की जो डिग्री होती है वो आ जाती है। कैनेडियन कोई ब्लड रिलेटिव है आपका, उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं आपको एडेप्टेबिलिटी में। अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर लेटर है और इसके अलावा आपके स्पाउस के आईएल्स के स्कोर को भी इसमें काउंट किया जाता है। अगर आप अच्छा खासा आईएल्स में स्कोर कर लेते हैं और आपके पास बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री है तो आपको एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 67 पॉइंट्स आप इजीली कर पाओगे। तो देखिए, ये फैक्टर्स होने के बाद आप एक्सप्रेस एंट्री पूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पीआर मिल जाएगा, क्योंकि आप एलिजिबल होने के बाद आपको सीआरएस पूल में आना होगा। सीआरएस पूल क्या है? ये है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, यानी कि आपके जो मेरिट के पॉइंट्स होते हैं उसके हिसाब से आपको आउट ऑफ 1200 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये सीआरएस कैसे काउंट करते हैं ये देखने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, सीआरएस स्कोर चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल करते हैं सीआरएस कैलकुलेटर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला लिस्टिंग आ रहा है cic.gc.ca ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो इसको ओपन कर कर मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। सीआरएस कैलकुलेटर। तो सीआरएस कैलकुलेटर किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ मैरिटल स्टेटस एंटर करना है, जो कि अभी मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो भी जाने वाला है वो मेरिड है, मास्टर्स डिग्री है, आईएल्स में 8777 बैंड्स है और उसका कोई भी ब्लड रिलेटिव कनाडा में नहीं रह रहा है और दोनों ही हस्बैंड वाइफ के आईएल्स में 8777 और मास्टर्स डिग्री है। तो उस हिसाब से कितने पॉइंट्स काउंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इज योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर अ सिटीजन और पीआर ऑफ कनाडा। इसमें आएगा कि नो, क्योंकि अगर वो यस होता है तब तो ये कोई करने की ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती नहीं है। विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विथ यू टू कनाडा? यस। आपकी एज कितनी है? मेजोरिटी जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए लोग अप्लाई करते हैं वो 30 इयर्स की एज के ऊपर अप्लाई करते हैं। एजुकेशन कौन सा है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि मास्टर्स डिग्री है। हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट? तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि हमने वहाँ पर कोई स्टडी करी नहीं है। फिफ्थ आता है कि कैनेडाज ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। यहाँ पर आएगा कि आपका जो एग्ज़ाम जो इंग्लिश या फिर फ्रेंच का टेस्ट स्कोर है वो 2 साल से अंदर का है, तो इसमें यह आएगा यस। कौन सी लैंग्वेज आपने दी है, तो इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ आईएल्स। इसमें आप सेल्फ भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वो आईएल्स प्रीफर करते हैं। अभी जो इनका स्कोर है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिसनिंग में 8 और बाकी सब में 7, तो इसको हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है सीआरएस स्कोर सबसे ज़्यादा होने की, ये आईएल्स 8777 के ऊपर होती है, तो उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। उसके अलावा फ्रेंच का कोई रिज़ल्ट है या नहीं है, तो फ्रेंच तो ज़्यादातर लोग देते नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आता है कि लास्ट 10 साल में आपको कनाडा का कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर मैं नन और लेस देन अ ईयर कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है कि 10 साल में आपको फॉरेन का स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस कितने सालों का है, तो आपको अपने जो भी होम कंट्री में है वहाँ पर आपको कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको यहाँ पर मोर देन 3 इयर्स में मिलेंगे। सर्टिफिकेट,
उसके बाद आता है डू यू हैव अ सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी। तो इसका आंसर आता है नो। आपके पास कोई जॉब ऑफर लेटर है जो कि LMIA अप्रूव्ड है, तो इसका जवाब आएगा नो। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी, इसका भी जवाब आएगा नो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास नॉमिनेशन नहीं होता है। इसके बाद आता है डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैविंग एनी ब्लड रिलेटिव इन कैनेडा हु इज़ अ सिटीजन और PR, तो ये भी आएगा नो। अगर आपके कोई ब्लड रिलेटिव होते हैं कनाडा में तो फिर आप इसमें यस कर सकते हैं। उसके अलावा आता है कि आपके स्पाउस का जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है वो यहाँ पर एंटर करना है। उसको भी मैं मास्टर्स यहाँ पर कंसिडर किया है तो वो ले रहा हूँ। लास्ट 10 साल में कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में रहा है, तो कनाडा में तो वर्क एक्सपीरियंस आएगा नन। उसके बाद आता है कि आपके स्पाउस ने कौन सी लैंग्वेज की टेस्ट दी है, तो इसमें भी हम IELTS सिलेक्ट करते हैं और इसका जो स्कोर होता है इसको भी आइडियली मैक्सिमम हम 8777 कंसिडर करके जा रहे हैं। तो ये हो गया स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, और यहाँ पर हम स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो हमें टोटल देखना है। जो टोटल आता है वो 467 पॉइंट्स का आ रहा है। मतलब कि अगर आपका CRS कट ऑफ में नंबर आ जाएगा तो आपको इनविटेशन टू अप्लाई दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको PR के लिए अप्लाई करना है। कैसे प्रोसेस होती है आगे देखते हैं। एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर आने के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है उसका नाम है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी जो इंडियन या फिर आपके कोई भी होम कंट्री की डिग्री है उसकी कैनेडियन इक्विवेलेंसी कितनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी इंडिया में आपने इंजीनियरिंग करी है जो 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आती है, तो उसकी इक्विवेलेंसी कनाडा में भी बैचलर्स है या फिर नहीं है। ये सब चेक करने के लिए आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाना होता है। और ये इसी करने के लिए कनाडा में टोटल 7 रेगुलेटेड बॉडीज़ है। उन अथॉरिटीज़ में आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट वगैरह यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट भेजनी होती है। उसके बाद उसकी जो रिक्वायर्ड फीस होती है वो पे करने के बाद आपको अपनी जो कैनेडियन डिग्री इक्विवेलेंसी है उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप एक्सप्रेस एंट्री में एंट्री नहीं कर पाओगे। तो एक्सप्रेस एंट्री पूल में आने के लिए इसका रिपोर्ट सबसे पहले रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला स्टेप ये आता है, और अगर आप ये स्टेप पहले फॉलो करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का टाइम निकल जाता है। तो मीनवाइल आप IELTS के लिए भी प्रिपरेशन कर लो, तो IELTS का और आपका ECA का रिपोर्ट एक साथ में आ जाएगा। इसकी जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 300 कैनेडियन डॉलर के आसपास होती है। ये मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन है उसकी फीस का स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है। ये जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो में इस सीरीज में आगे कुछ टाइम के बाद पोस्ट करने वाला हूँ, तो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सेकेंड स्टेप जो आता है वो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए आप IELTS और सेल्फपिप 2 एग्जाम्स दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक एग्जाम्स आपको देनी होती है। अगर आपका जो स्कोर आता है वो अच्छा आ जाता है तो फिर आपको एक्सप्रेस एंट्री में जो पॉइंट्स होते हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो IELTS की एग्ज़ाम है ये वर्ल्ड में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन कैरी करती है। फर्स्ट है ब्रिटिश काउंसिल और दूसरी है IDB। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपनी डेट्स वगैरह बुक करवा सकते हैं, और आप कौन से लोकेशन पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको डेट्स अवेलेबिलिटी सब देखने को मिल जाएगी। इसकी जो एग्ज़ाम की फीस है वो भी ऑलमोस्ट 300 से 350 कैनेडियन डॉलर के आसपास हो जाती है। तो ये तो हो गई IELTS। अगर आप सेल्फपिप की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि IELTS और सेल्फपिप के अंदर सेल्फपिप थोड़ी ईजी होती है, लेकिन मुझे इस सच कोई इतना डिफरेंस लगा नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपको IELTS देनी है या फिर सेल्फपिप देनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल करने के लिए कोई फीस नहीं लगती है। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो आपने असेसमेंट करवाया है ECA उसका रिपोर्ट आपको चाहिए। उसके अंदर जो भी लिखा है वो आपका रेफरेंस नंबर वगैरह वो सब एंटर करना होता है। आपका IELTS का स्कोर एंटर करना होता है। उसके बाद आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस रहा है, आपने कौन कौन सी कंपनी में काम किया है, वो सब आपको उसके अंदर एंटर करना होता है।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप उसके अंदर जो आता है वो है एनओसी सिलेक्शन। तो एनओसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। तो उसका सिंपल मीनिंग ये होता है, आप जिस रोल में काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सेल्स की जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग की कर रहे हैं, आप इंजीनियर है या फिर आईटी की जॉब कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसका एक जॉब का रोल डिफाइन किया होता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको एक कैटेगरी का नंबर दिया है जिसको एनओसी कोड बोलते हैं। तो उसकी भी एक वेबसाइट है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप साथ में देख पाओगे कि ये यूआरएल पर आप जाएंगे तो आपको अपनी जो जॉब का प्रोफाइल है वो आप उसमें कीवर्ड्स वगैरह एंटर करेंगे, आपका जो जॉब का डिजिग्नेशन है वो भी एंटर करेंगे, तो आपको आपकी जो मोस्ट रिलेवेंट एनओसी है वो आपको मिल जाएगी। तो एनओसी भी सिलेक्शन करने के बाद एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को आपको सबमिट कर देना है। अगर आपका जो सीआरएस स्कोर है, जो मैंने पहले आपको बताया लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाकर, तो अगर आपका सीआरएस स्कोर मोर देन 470 या फिर 500 तक का है और नेक्स्ट जो ड्रॉ होता है सीआरएस का और उसमें आपका कट ऑफ उससे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपको इन्विटेशन टू अप्लाई यानी कि आईटीए दिया जाएगा। आईटीए मिलने के बाद आपको आईटीए जो इन्विटेशन आता है उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है, आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आईटीए एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास 60 डेज होते हैं। मीनवाइल आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैनेडियन गवर्नमेंट को आपको इसी पोर्टल के ऊपर सबमिट करने होते हैं। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको अपना प्रूफ ऑफ फंड चाहिए। तो प्रूफ ऑफ फंड क्या होता है, बेसिकली आपको कैनेडियन गवर्नमेंट को ये शो करना होता है कि आप 2 या 3 लोगों की फैमिली है। तो इनिशियली कनाडा आते हैं तो आपको जॉब अगर 1 या 2 महीने में नहीं मिलती है तो भी आपके पास इतना फंड पड़ा है कि आप कनाडा में कुछ महीनों के लिए सर्वाइव कर पाते हैं। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर आपकी फैमिली 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर की है तो आपको कितना फंड चाहिए। तो ये प्रूफ ऑफ फंड आपको अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में शो करना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आपको मेडिकल्स करवाना होता है, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी, जो कि आप पासपोर्ट सेंटर से निकलवा सकते हैं। पीसीसी के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप कोई भी कंट्री में 6 महीने से ज्यादा स्टे करते हैं तो वहां का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको इस एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 7 महीने के लिए कहीं आउट ऑफ कंट्री थे तो वहां का आपको पीसीसी देना पड़ेगा, चाहे आप विजिटर वीजा पे हो या वर्क वीजा पर हो। तो पीसीसी का डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। आपका बैंक स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद आपके जॉब के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपकी सैलरी स्लिप्स है, आपके जॉब ऑफर लेटर्स है, रिलीविंग लेटर्स है, ये तो आपके कंपनी के ऑफिशियल्स हो गए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये आता है कि आपको अपनी कंपनी से एक रेफरेंस लेटर जनरेट करवाना होता है। आप अपने एचआर के साथ भी बात कर सकते हैं, तो उनके पास से आपको रेफरेंस लेटर लेना पड़ता है कि जिसके अंदर आपकी सारी जॉब ड्यूटीज मेंशन की होती है। जो भी जॉब ड्यूटीज आपकी जॉब में आप कर रहे हैं और उसके अलावा आपके अपॉइंटमेंट लेटर में है और आपको जो भी कंपनी के रेफरेंस लेटर में से मिली है वो सारी ड्यूटीज ऑलमोस्ट मैच होनी चाहिए। और वो जॉब ड्यूटीज है आपको आपकी अपनी जो एनओसी आपने सिलेक्ट करी है उसके साथ भी मैच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जो एनओसी उस पे वेबसाइट के ऊपर दी है उसको एज इट इज डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो फिर आपकी जो प्रोफाइल है उसको रिजेक्ट की जाएगी। तो आपको काफी अच्छे से उसको रिसर्च करना है, फिर उसके बाद आपको ये रेफरेंस लेटर प्रिपेयर करवाने हैं। इसके साथ साथ आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और कैनेडियन वीजा की जो फीस होती है, आपको परमानेंट रेसिडेंसी की फीस और उसके अलावा राइट टू पीआर उसकी जो फीस होती है, टोटल कैनेडियन गवर्नमेंट की ये फीस पे करनी होती है। और उसके साथ साथ बायोमेट्रिक्स की भी अपफ्रंट फीस आप पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स मीनवाइल 2 महीने के अंदर कैनेडियन जो पोर्टल है उसके ऊपर सबमिट करेंगे, उसके बाद जो कैनेडियन गवर्नमेंट की ओर से आपको ईमेल आ जाएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल चुके हैं, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट का ईमेल आ जाएगा। उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रोसेस करती रहती है। एक्सप्रेस एंट्री का जो जनरल टाइम था पहले वो ऑलमोस्ट 6 महीने का था, लेकिन कोविड के बाद 2022 में अब इसका जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 16 to 18 मंथ कर दिया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने।
तो आपकी पीआर की फाइल प्रोसेस होने में इतना टाइम ऑलमोस्ट लग जाएगा। ये टाइम खत्म होने के बाद फिर आपको पीपीआर का ईमेल आता है। पीपीआर क्या है? वो है पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट, यानी कि आपको अपने जो पासपोर्ट है उसको वीएफएस करके एक सर्विस है, तो वहां पर जाकर आपको अपने पासपोर्ट्स वगैरह सबमिट करने हैं। आप बायोमेट्रिक्स भी देने ऑलमोस्ट वीएफएस के सेंटर के ऊपर ही जाना होता है, तो वहां पर आप अपने पासपोर्ट वगैरह सबमिट कर दीजिए। पासपोर्ट सबमिट करने के बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक के अंदर आपके पासपोर्ट के ऊपर कैनेडियन पीआर का स्टैंप लगकर आ जाता है, और साथ में आपको सीओपीआर के लेटर्स मिलते हैं, जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी। तो ये सीओपीआर के लेटर मिलने के बाद आप परमानेंट रेसिडेंट नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो कैनेडियन वीजा लगा है वो वन टाइम ट्रैवल वीजा है। जैसे ही आप कनाडा लैंड करेंगे उसके बाद आप पीआर कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब आपके पास पीआर कार्ड आ जाता है तब आप कैनेडियन पीआर होल्डर बन जाते हैं। तो इस तरह से आपके पासपोर्ट के ऊपर पीआर स्टैंप और उसके बाद सीओपीआर लेटर आ जाने के बाद आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं, और वहां पर जाकर आप पीआर कार्ड की प्रोसेस कर सकते हैं। आपको अपने सीओपीआर को काफी अच्छे से संभाल कर रखना है, क्योंकि विदाउट सीओपीआर लेटर वहां पर आपको पोर्ट पर, कैनेडियन पोर्ट के ऊपर एंट्री नहीं करने देंगे। और अगर आपके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप उसकी कॉपीज बनाकर आप अपने गूगल ड्राइव या फिर ईमेल में उसको सेव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सीओपीआर। वहां पर पहुंचने के बाद भी सीओपीआर काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में सीओपीआर आपको सिन नंबर के लिए चाहिए, बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए चाहिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, अपना प्रोविंशियल आईडी कार्ड बनवाना है, अपना हेल्थ कार्ड बनवाना है। तो ये सब काम के लिए आपको अपना सीओपीआर का जो पेपर है वो चाहिए, तो इसको आप संभाल कर रखिए। और ये सब हो गया तो वेलकम टू कनाडा। इसके बाद आप कैनेडियन पीआर होल्डर हो जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस आपको पीआर के लिए करनी होती है। ये जो प्रोसेस है वो इतनी सिंपल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे ये कमेंट करके पूछते हैं कि हमें एजेंट रखना चाहिए या सारी प्रोसेस हमें खुद करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने अपनी जो प्रोसेस करवाई थी वो एक एजेंट के थ्रू करवाई थी, लेकिन एजेंट ऐसा काम करते हैं कि आपको एजेंट से नफरत हो जाएगी कि अरे भाई हमारा काम है, आप काम क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि आपको अपना काम करवाने के लिए एजेंट से या फिर कोई भी फॉर्म होती है तो उसको आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलोअप लेने होंगे, तो फिर आप उसमें ज़्यादा बोर हो जाओगे। और साथ ही साथ आपको भी इमिग्रेशन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी, क्योंकि उसके अलावा आपको पता ही नहीं चलेगा कि एजेंट सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए, क्या सब प्रोसेस होती है। ये विदाउट एजेंट आप अपनी तरह से जान सकते हैं। तो उसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए। उसके अलावा CIC न्यूज़ की एक वेबसाइट है, IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट है cic.gc.ca, उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, उसको पढ़कर आप पूरी जो इमिग्रेशन की नॉलेज होती है वो आप गैदर कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंगली मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप कोई एजेंट रखिए। अगर आप थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, आप अपने आप को इन फ्यूचर कनाडा में देखना चाहते हैं, तो फिर आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट कीजिए और उसके बाद फाइल है वो खुद ही प्रोसेस कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझसे तो इतना नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मेरी जॉब इतनी हेक्टिक है, ये सब है, तो फिर आप किसी एजेंट को हायर कर लीजिए। लेकिन आपको साथ साथ उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा और पूरी प्रोसेस की जानकारी रखनी होगी, क्योंकि आपको बाद में ये ना हो कि एजेंट ने आपको ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। क्योंकि आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर आप उसको बोल सकेंगे कि भाई मुझे ये काम करवाना है और तू मेरी फाइल इस तरह से प्रोसेस कर, तो फिर आपके पीआर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये एक्सप्रेस एंट्री स्टेप की वीडियो है, ये मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ में बताई है। जो भी इसके अंदर स्टेप्स आते हैं, लाइक IELTS है, आपका एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट है, प्रूफ ऑफ फंड है, जॉब रेफरेंस लेटर्स है, उसके बारे में डिटेल में मैं और भी वीडियोस आगे डेडिकेटेड वीडियोस बनाकर पोस्ट करने वाला हूं, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको पूरी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।